कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नासा के कुछ ऐसे नोट मास यानी मंगल ग्रह पर अपने मिशन पर मौजूद होते हैं। सभी एस्ट्रोनॉट्स वहां मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि मार्स पर एक बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। हालात को देखते हुए मिशन को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया जाता है और सभी को जल्द से जल्द अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर लौटने को कहा जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स तेजी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वोट के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। किसी भारी चीज से टकराने के बाद वोट उस खतरनाक तूफान में खो जाता है। उनकी कमांडर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ना तो वोट का कोई पता चलता है और ना ही उससे संपर्क हो पाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि सभी ये मान लेते हैं कि वोट अब इस दुनिया में नहीं रहा। मजबूर होकर बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठते हैं और मार्स को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब तूफान शांत होता है और वातावरण सामान्य हो जाता है तो पता चलता है कि वोट अभी भी जिंदा है। उसके शरीर में उसके इक्विपमेंट्स का एक हिस्सा फंस गया होता है। वो काफी दूर गिरा होता है, लेकिन किसी तरह अपने पैरों पर उठकर अपने कैंप की ओर बढ़ता है, जो उन्हें सेंटर के लिए बनाया गया था। वोट अपने कैंप तक पहुंचता है और अपने शरीर में फंसी हुई इक्विपमेंट की उस रोड को निकाल लेता है। अब वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि तूफान में सभी संचार उपकरण नष्ट हो चुके हैं। वोट यहाँ पूरी तरह अकेला फंसा हुआ है और बाकी लोग मान बैठते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगर उसे यहाँ से बचकर निकलना है तो उसे अगले कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद ही इस क्षेत्र के करीब 32 किलोमीटर दूर आएगा। लेकिन वोट के पास 4 साल तक इंतजार करने का समय नहीं है। वोट के पास अगले 4 साल तक पर्याप्त खाना नहीं है, इसलिए उसे खुद ही खाने का इंतजाम करना पड़ता है। वो तय करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास कुछ आलू होते हैं और वो इन्हें उगाना चाहता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने और फसल उगाने के लिए उसे पर्याप्त पानी की जरूरत होगी, जबकि मार्च के मौसम में पानी उपलब्ध नहीं होता और तापमान लगभग -20 डिग्री रहता है। वो जानता है कि खेती के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और इसी हिसाब से वो मार्स पर खेती की तैयारी शुरू करता है। वोट मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करता है और उसमें आलू लगाता है। वोट को पता चलता है कि उसे अब पानी तैयार करना होगा। अच्छी बात यह है कि उसे ये पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने से पानी बन सकता है और उसके पास इसके सभी आवश्यक साधन मौजूद है। वो प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन पहली बार जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाता है तो एक विस्फोट होता है, क्योंकि उसने अपनी सांसों से निकलने वाले ऑक्सीजन की गणना नहीं की थी। अगले प्रयास में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही मात्रा में मिलाकर पानी बनाने में सफल हो जाता है और धीरे धीरे वहां पानी बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया के कारण वहां पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और जितनी मात्रा में मिट्टी को पानी की आवश्यकता थी उतना पानी उपलब्ध हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद वहां पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वोट बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर मीडिया में खबर फैल जाती है कि वोट अब इस दुनिया में नहीं है और उसका फ्यूनरल भी आयोजित किया जाता है। लेकिन अगले दिन जब उनके ऑपरेटर सैटेलाइट के जरिए मार्स की तस्वीरें देख रहे होते हैं तो वे पाते हैं कि वहां उसके इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं। वे देखते हैं कि उपकरण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। असल में ये सोलर पैनल के कारण हुआ, जिसे वोट ने एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया था। वो अपने सीनियर्स को ये जानकारी देती है और वे सभी जानते हैं कि वोट मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि वे इस बारे में चिंतित हैं, क्योंकि जब तक वे वहां पहुंचेंगे वोट भूख से जूझ चुका होगा। ये बात कहीं न कहीं सही साबित होती है, क्योंकि मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का लंबा सफर तय करना होगा। उन्हें पता है कि वोट के पास इतने लंबे समय के लिए पर्याप्त खाना नहीं है और वोट मार्स पर कई दिन अकेले गुजर चुका है। वे सोचते हैं कि नासा का अगला मिशन मार्स पर केवल 4 साल बाद ही आएगा और वो भी इस स्थान से 32 किलोमीटर दूर उतरेगा। तब वोट को वहां पहुंचना होगा। इस सफर को तय करने में उसे कई दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पास केवल एक गाड़ी है जिसे वो एक दिन में 35 किलोमीटर से अधिक नहीं चला सकता। इसके बाद उसे गाड़ी की सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना पड़ेगा।
नासा पर मौजूद लोग नीचे से वोट तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी में लगे रहते हैं और इसी पूरी तैयारी में लगभग 3 महीने लगेंगे। उसके बाद ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार्स की ओर भेजा जाएगा, जिससे वोट तक मदद पहुंचेगी। इस पूरे सफर को पूरा करने में लगभग 9 महीने लगेंगे, यानी कुल मिलाकर 1 साल। मार्स पर लौटकर वोट अपनी आलू की फसल देखता है, जो अब 48 दिन की हो चुकी है। उसने 4 शॉप ऑडियो उगाई, जो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर निकली। अब वो आलू निकालता है और छोटे आलूओं को दोबारा रोपने के लिए सुरक्षित रखता है। वोट खाने के लिए अपने मन से फसल का इस्तेमाल करता है और जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो जितनी भी आलू खा ले जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए वो एक ऐसी जगह की ओर बढ़ता है जहां 1997 में एक पैथफाइंडर फाइनल खराब हो गया था और उसका संपर्क नासा से टूट गया था, और वोट तय करता है कि वो वहां जाए। नासा की टीम, जो लगातार सैटेलाइट के जरिए वोट पर नजर रख रही होती है, समझ जाती है कि वो पैथफाइंडर को लेने की कोशिश करने वाला है। वहां उसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं होता। ये एक बहुत पुराना सिस्टम है और इसे केवल फोटो क्लिक करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए वोट उस कैमरे के सामने 3 संकेत भेजता है। बीच वाले शब्द में लिखा होता है, क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं? और बोर्ड पर यह संदेश लिखा होता है। नासा के ऑपरेटर नीचे से उस पॉइंट के कैमरे को देख रहे होते हैं। नासा के ऑपरेटर कैमरे को हाँ की दिशा में मूव करते हैं और बॉटनी समझ जाता है कि वे उसे देख रहे हैं। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। इसके बाद वोट उनसे संपर्क करने के लिए पैथफाइंडर का उपयोग करता है और अब वे आपस में मैसेज के जरिए बातचीत कर सकते हैं। नासा उसे मैसेज भेजता है कि उसके लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। इसी समय वोट को ये पता चलता है कि नासा ने अभी तक उसकी स्थिति उसके क्रू मेंबरों को नहीं बताई है और वोट अभी भी मार्स पर अकेला है। अब नासा अपने क्रू मेंबरों को ये जानकारी दे देती है कि वोट जिंदा है। नासा ने अपने क्रू मेंबरों को बता दिया कि वोट जिंदा है, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। वहीं उन्हें दुख भी होता है कि उन्होंने उसे वहां अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते। मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन वहीं जहां वोट ने आलू उगाए थे, अचानक एक बड़ी आपदा आती है और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब वो दोबारा फसल उगा नहीं सकता, क्योंकि वहां का उपयुक्त वातावरण पूरी तरह खराब हो गया है। हिसाब लगाया गया कि वोट के पास जितने भी आलू हैं, उनसे वो तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक मदद वहां नहीं पहुंचती। वोट तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक मदद नहीं पहुंचती। यानी अगर नासा से मदद समय पर नहीं आती तो वो भूख के कारण मर सकता है। इसलिए नासा उसे एक संदेश देती है, जिसमें कहा जाता है कि उसे अब कम से कम खाना बचाकर खाना होगा, ताकि जब तक मदद और राशन नहीं पहुंचते वो जीवित रह सके। पहले वो दिन में 3 बार खाना खाता था, लेकिन अब उसे वही मात्रा 2-3 दिन तक चलानी होगी। नीचे नासा उसकी मदद के लिए लॉन्च की तैयारी करती है, जिसमें खाना और जरूरी सामान शामिल होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें धैर्य रखना पड़ता है। लॉन्च के लिए तैयारी पूरी कर दी जाती है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रवाना कर दिया जाता है, लेकिन बोट की किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च के तुरंत बाद चॉकलेट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब बोट बच नहीं सकता। उसके पास खाना खत्म हो चुका है और कोई मदद भी पहुंच नहीं सकती। जब उसे पता चलता है कि लॉन्च सफल हो गया है तो वो टूट जाता है। वो नासा को एक संदेश भेजता है, जिसमें लिखता है कि ये संदेश उसके माता पिता तक जरूर पहुंचे। वो ये भी कहता है कि हमें हर परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और उनसे कहना कि वो नासा को भेजे गए संदेश में लिखता है कि उसे अपना काम पसंद है और वो इस पर गर्व महसूस करता है। वो कहता है कि अगर वो इसमें मर भी गया तो उसकी मौत के पीछे एक अच्छा और बड़ा उद्देश्य होगा। वो अपने माता पिता से ये भी कहलवाना चाहता है कि उसने मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना किया। इस समय वोट पूरी तरह उम्मीद खो चुका होता है। तभी चीन नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास इस मिशन के लिए पूरी तैयारी होती है। अब नासा चीन की सहायता से 28 दिनों में दोबारा लॉन्च की तैयारी करता है। इसी दौरान एक लड़का सामने आता है जिसका नाम बीच होता है और वो एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता है। बीच टीम को वोट को बचाने का एक तरीका बताता है। वो समझाता है कि जिस समय बाकी का क्रू पृथ्वी की ओर लौट रहा होगा,
अगर उनका यान पृथ्वी के पास आकर उसका एक चक्कर लगाए तो उसी दौरान पृथ्वी से स्पेशली तैयार किया गया जरूरी सामान ऊपर भेजा जा सकता है। इसके बाद स्लिंग शॉट तकनीक का इस्तेमाल करके उस यान को दोबारा मार्स की ओर मोड़ा जा सकता है, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं। स्लिंग शॉट को ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है, जिसमें किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से यान को अंतरिक्ष में दूसरी दिशा में भेजा जाता है। रिच बताती है कि जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तब हालात बेहद नाजुक होंगे। जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें वहां उतरना नहीं होगा, क्योंकि अगर वे मार्स पर उतरते हैं तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वे पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएंगे। बीच समझाता है कि उन्हें मार्स पर लैंड नहीं करना है, बल्कि वोट को जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहले से मार्स पर मौजूद है उसी से मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकलना होगा। जब वोट ऊपर पहुंचेगा तो बाकी के क्रू मेंबर्स उसे पकड़ लेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ वोट की जान बचाने के लिए नासा 5 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो वे वोट तक समय से पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका जोखिम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इससे बाकी के क्रू मेंबर्स का मिशन 533 दिनों तक और बढ़ जाएगा। नासा ये फैसला लेती है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वोट की जान बचाने की उम्मीद पहले से ही बहुत कम है और इसके लिए वे अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं मार्स पर वोट अब उसी काम को दोबारा शुरू करता है जिसके लिए वो वहां आया था और जो तूफान के कारण अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ बीच नाम का वही लड़का जिसने क्रू को वापस लाने का प्लान बताया था, किसी तरह ये पूरा प्लान लौटने वाली टीम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वो पूरा प्लान किसी तरह उन 5 एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा देता है और वे नासा की अनुमति के बिना ही वोट को वापस लाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही नासा को यह दिखाई देता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है, वे समझ जाते हैं कि 5 एस्ट्रोनॉट्स अब वोट को लेने के लिए वापस जा रहे हैं। इसके बाद नासा उन्हें जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी करता है, जिसमें चीन भी उनका पूरा साथ देता है। वहीं मार्स पर वोट उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर उसे मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकलना है और उस यान तक पहुंचना है जिसका नाम हर्मीज है, जिसमें उसके बाकी क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। वोट के 5 टेस्ट नोट दोस्त उसे लेने के लिए आ रहे हैं। लंबे और थकाऊ सफर के बाद वो उस स्थान तक पहुंचता है जहां से वो मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत अधिक है, इसलिए वोट को अपने लगभग सारे सामान को निकालना पड़ता है। अगर वजन कम नहीं हुआ तो वो अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट्स को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो वहां उतर गया तो उसका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो वापस पृथ्वी पर लौट नहीं पाएगा। इसलिए उसे अपना सारा सामान अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना पड़ता है। अब वो एक ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अंतरिक्ष की ओर जाने वाला होता है जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन लौटने के लिए उसे यही रास्ता अपनाना पड़ता है। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर होती है। वो टेक ऑफ करता है और उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। इसी दौरान उससे रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दबाव के कारण वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहां एक और मुश्किल सामने आती है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चल रहा होता है और उसे पकड़ना आसान नहीं होता। वोट सोचता है कि वो अपने स्पेस सूट से हवा को नियंत्रित करके खुद को दिशा दे सकता है और टीम तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने से मना किया जाता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की गति अब भी बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें वहां अपने उपकरण का एक हिस्सा उठाना पड़ता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। अब उन्हें आगे की तैयारी करनी होती है। वोट अब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ता दिखाई देता है। स्पेसिफिक कमांडर बॉटनी को पकड़ने के लिए फ्लाइंग चेयर पर बैठती है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधा होता है वो टूट जाती है। अब वोट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो वही करता है जो उसे कहा गया था, अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। स्पेस सूट से निकलती हवा की मदद से वो खुद को नियंत्रित करता है और किसी तरह अगले कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसे चेयर पर बैठा कर लेने आए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमांडर का हाथ पकड़ता है, वोट का हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है। लेकिन जिस गति से वो आगे बढ़ता है, वोट उस रस्सी को पकड़ लेता है।
इस तरह बॉटनी को अपने स्पेसशिप तक सुरक्षित वापस लाया जा पाता है और उसकी जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वोट पृथ्वी पर लौटता है तो वो स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है और उन्हें सिखाता है कि दूसरी दुनिया में जीवन में जीवित कैसे रहा जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और बेहद सफल रही। फिल्म एक नोबल पर आधारित है। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। एक आदमी को बचाने के लिए पूरा मिशन, अरबों डॉलर और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान तक दांव पर लगा देते हैं। मतलब या तो हीरो बनेगा या फिर सब मिलकर सिलेबस से बाहर चले जाएंगे। फिल्म देखकर बस यही लगता है, भाई नासा में नौकरी से पहले वसीयत लिख लेना जरूरी है।